वहाँ किसान हल भी चलाता और कलम भी चलाता है। बहकावे ना रहे कि ये अनपढ़ बैठे हैं, ये गोबर मूत्र खा के आते भाई साहब, हम घी दूध खाने वाले। आप मुझे बताइए, किसी रिश्ते में दरार होती है तो दरार को मिटाया जाता है, रिश्तों को, दरार को ना। तो अगर एपीएमसी में खामियां हैं तो खामी का मिटाओ, एपीएमसी को क्यों खत्म कर रहे हो? की नीतियों के खिलाफ भी बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी कठिन परीक्षा होती है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके यहाँ पर आए हैं किसानों के समर्थन में, और इनसे कई सारे हमारे सवाल हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम जयदीप है, हरियाणा सोनीपत से आया हूँ, किसान का बेटा हूँ जी। अच्छा, तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर आए हुए? यहाँ पे 1 महीना से हूँ, पहले सिंह बॉर्डर था 1.5 महीने के करीब। अच्छा, तो कब आपको पता लगा कि किसान आंदोलन में जो आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ भी कई सारे लोग आए कि नहीं? क्या बात कर रहे हो, जाना चाहिए, कोई बात है ये? जब आप जमीनें बेचने जा रहे हो तो आएंगे क्यों नहीं? समझ रहे हो बात को? अब जमीनें कैसे बेचने जा रहे हो उसके बाद बारे में बता दूं। एपीएमसी में खामियां हैं, समझ रहे हो बात को? बात क्या है, एक बार एक देश में राजा था, वहाँ पे उस देश में राजतंत्र था, उस देश में लोग सुसाइड कर रहे थे भूखमरी गरीबी के कारण सुसाइड कर रहे थे, पंखे से लटक के, सीलिंग फैन से। उस देश के राजा ने एक्शन लिया, क्या किया कि पंखे बंद करवा दिए। अच्छा, खुदकुशी न कर पाए। हाँ, तो समझ रहे आप मुझे बताए समस्या क्या थी? समस्या भूखमरी गरीबी थी या पंखा थी? भूखमरी गरीबी थी ना। तो आज ही देश में वही हो रहा है। समस्या क्या थी? किसान को भाव नहीं मिला कि सुसाइड कर रहा है। पंखा क्या था? एपीएमसी मार्केट और एमएसपी, उसको रोबस्ट बनाना था, मजबूत बनाना था, और स्ट्रॉन्ग बनाना था, और फैलाना था, समझ रहे हो ना? लेकिन उसको खत्म कर रहे हैं। कैसे खत्म कर रहे हैं वो बता दूं आपको। देखिए, बोल क्या रहे हैं कि एपीएमसी मार्केट में खामियां हैं। चलो ठीक है, मान लिया खामियां हैं, उसमें बिचौलिए धन खा रहे हैं, बिचौलिए का कारण मतलब किसान का फायदा नहीं हो पाता, टैक्स वगैरह ज़्यादा लगाते हैं। आप मुझे बताइए, किसी रिश्ते में दरार होती है तो दरार को मिटाया जाता है, रिश्तों को, दरार को ना। तो अगर एपीएमसी में खामियां हैं तो खामी का मिटाओ, एपीएमसी को क्यों खत्म कर रहे हो? समझ रहे हो बात को? अगर एपीएमसी में खामियां हैं, उसमें बिचौलिए खा रहे हैं, बिचौलिए अकाउंट को खत्म कर रहे हो, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है, वो बोलते हैं कि 85% पुलिस वाले करप्ट हैं, तो उसमें भी खामियां हैं, उसको क्यों हटाओ? 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है जुडिशरी में, उसमें भी खामियां हैं, उसको बेटाओ। स्टॉक मार्केट क्या है? बिचौलिए तो है, उसको बेटाओ। बोला था विकास होगा, हमारे विकास के बीच में कौन होता है? सरकार, वो भी तो बिचौलिए है, उसको बेटाओ। समझ रहे बात को? ये लॉजिक कौन सा लड़ा रहे हैं? ये गोबर मूत्र खा के आते भाई साहब, हम घी दूध खाने वाले हैं। ये किताब उठाने वाली कौम है, भगत सिंह कौम है। किसान हल भी चलाता और कलम भी चलाता है, बहकावे ना रहे कि ये अनपढ़ बैठे हैं। मैं पॉइंट बाय पॉइंट, क्लोज बाय क्लोज, सेक्शन बाय सेक्शन तैयार हूँ बात करने के लिए, कोई भी नुमाइंदा आ जाए। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये रहेगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बातचीत का दौर भी हमने देखने को मिला। सरकार और लगातार किसान के बड़े बड़े नेताओं के बीच में बातचीत हो रही है। कहने को तो जो कृषि मंत्री है उन्होंने बातचीत का न्योता दे दिया है, लेकिन अभी इनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिला है टिकैत साहब की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम तो तैयार हैं, बात से बात बनती है ना। कोई भी काम होता है तो बात करनी पड़ती है। तानाशाही हो तो अलग बात है। अब तानाशाही लागू करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी कानून उठा के देख लो 6-7 साल के दौरान ऐसे पास कर रहे हैं, डायलॉग डिबेट का तेल निकाल दिया इन्होंने अपनी मन मर्जी से। चल रही है, मतलब एक आदमी की सरकार है, संता बनता वाला काम बना रखा है ना, जोक मार रहे हैं भाई साहब, मजाक बना रखा है देश का। समझ रहे हो ना बात को? तो अगर डेमोक्रेसी है तो लोगों की सरकार है। डेमोक्रेसी लैटिन वर्ड है, उसका डेमो का मतलब होता है लोग, कृषि तंत्र, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, न कि तंत्र के लोग। अब इन्होंने तंत्र के लोग बना दिए, जो तंत्र करेगा वो लोगों को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये तानाशाही है। हम इकट्ठा हो गए, हम हटने वाली है। बात क्या है भाई साहब, काम की बात बताऊं आपको। जो 2-4 डॉक्टर हैं, उसका डॉक्टर का नाम है WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF। वो बोलते हैं कि इस देश में पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को, बिजनेस को बढ़ावा देना है, और जो खेती होती है ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट करते हैं, व्यापार को बाधित करते हैं। अब ये बिचौलिए की बात की ना मैंने आपको, बिचौलिए ट्रेडर होते हैं, अड़ते होते हैं, ये बिचौलिए हैं, कम खा रहे हैं, ये छोटे लाला हैं। एक सबसे बड़ा बिचौलिया, सबसे बड़ा लाला, उसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या कहता है कि खेती को खत्म करो, क्योंकि व्यापार को बाधित करती है। इस देश में, इस वर्ल्ड में, दुनिया में खेती को व्यापार माना जाता है।
सरकार ने खुद माना है 2018 का इकोनॉमिक सर्वे है, 2019 का सॉरी, उसका एक चैप्टर था अंडरमाइनिंग मार्केट वेयर गवर्नमेंट हैंड हर्ट्स मोर देन इट हेल्प्स। उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा उन्होंने एमएसपी और पीडीएस सरकार के लिए बोझ है। ये 70% देश की पॉपुलेशन 80-90 करोड़ ये बोझ है। फायदेमंद कौन है? पूंजीपति। पूंजीपति कौन है? कारखाने कौन लगाता है? जिसके पास पैसा है, अरबों करोड़ों की दौलत है, वो केवल 1000 या 2000 है। वो 1000 या 2000 तो फायदेमंद है, और एक गरीब किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये सब उसके लिए बोझ हैं। तो ये देश को खत्म किया जा रहा है, ये तानाशाही लागू हो रही है जी। अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे बड़ा पद होता है वो गृह मंत्री का अमित शाह जो हैं, लेकिन किसानों की बात ना सुनकर वो चुनाव में लगे हुए हैं जो वेस्ट बंगाल में होने वाला है विधानसभा चुनाव। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? चुनाव के बारे में तो क्या कहना, क्योंकि हम किसान की बात आए हैं, लेकिन फिर भी बता दूं थोड़ा सा मैं। बात क्या है कि बीजेपी एक ऐसी किसानों से रिलेटेड है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, क्योंकि सुधार वहीं से होता है। हम कितने कुछ करते रहे, सुधार वहीं से होगा। पॉलिसी मेकर होते हैं, कानून बनाने वाले वो होते हैं। इस देश में बीजेपी उस वॉशिंग मशीन का नाम है जो उसके अंदर जाएगा साफ होकर निकलेगा। कैसे? 2014 में 13 में एक शारदा चिट फंड घोटाला हुआ था। मुकुल रॉय जो बड़े नेता हैं, रेलवे मिनिस्टर भी रहे आई थिंक, वो उसमें मेन एक्यूज थे। जब तो देशद्रोही थे, आतंकवादी थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, पीछे पड़े हुए थे हाथ धो के। अब उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। आज वो देशभक्त है, उसके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, उसका मेन लीडर है। इस देश में कांग्रेस का बीजेपीकरण हो गया है, समझ रहे हो? अब आज जो नेतागिरी घूम रहे हैं बहुत सारे तो कांग्रेस की पौध है। राजनीति हो रही इस काम में, और देश को बेचने पे लगे हुए ना। जब नया बजट आया उसमें बोला कि 2 तो बैंक बेचे जाएंगे, एक बीमा क्षेत्रीय कंपनी बेची जाएगी। जो एफडीआई होता है 49%, उसको इंक्रीज कर दिया, 74% कर दिया है। 2.25 लाख करोड़ का टारगेट रखा है डिसइन्वेस्टमेंट का। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि बेचा जाएगा देश को, समझ रहे हो? संपत्तियां हैं 23 पीएसयू तो बेच दिया अंडर पाइपलाइन ने। टारगेट रखा है 149 पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते इसको, सरकारी संस्थान हो, तुमको बेचा जाएगा। प्राइवेट वाले आएंगे, कंपनी लगाएंगे, फिर किसानों का भला करेंगे। प्राइवेट वालों का क्या मतलब है? बिजनेस वाले भला करेंगे, किसान का, गरीब का भला करेंगे। वो तो बिजनेस है, उसका मुनाफा कमाना काम होता है। मुनाफा कमाएंगे, निकल लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? मुनाफा कमाया, निकल लिए। तेल निकाल के इस देश का निकाला कि नहीं निकाला? तो ऐसे ही निकलेंगे। देखिए, ये तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि दरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर आप यूं ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी वतन बेच देंगे, ये वतन बेच देंगे, ये देश को बेच देंगे। भाई साहब, पूंजीवादी व्यवस्था कैसे लागू होगी? लाखों की जनसंख्या वहां होती है, यहाँ पे कैसे करोगे आप? पूंजीवाद कैसे होगा? भगत सिंह ने किसकी बात की थी? समाजवाद की। मैं बार बार बात करता हूँ क्योंकि वो भगत सिंह को आना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने कहा था कि हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, सारे अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है भगत सिंह पैदा नहीं होते? पैदा तो होते हैं, मगर नाम बदल जाते हैं। अब भगत सिंह को आना पड़ेगा, बहुत मजा होगा। लूट तंत्र बना दिया लोकतंत्र का, सिस्टम ने तेल निकाल दिया, मर रहे हैं किसान यार। रसिया बना दिया इसका, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। सड़कों पे सोने वाले हालात हैं। 20 साल और रुक जाओ, सड़कों पे सोना पड़ेगा हमें। हमारी जमीनें बेच के कारखाने लगाएंगे, उस कारखाना जो लगेगा उसमें हम श्रमिक होंगे। 5-7 हज़ार रुपये हमारी सैलरी होगी, रोटी खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल में चले गए, पढ़ लिख जाएंगे, रैशनैलिटी का यूज करेंगे, वो डेवलप होगी नहीं। क्यों? क्योंकि स्कूलों के फीस है ना, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। 10,000 रुपये सरकारी स्कूल की फीस होती है। दिल्ली पब्लिक स्कूल है दिल्ली में, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये एक महीने की फीस है। हमारी सैलरी कितनी है? बीटेक करके आओ, 10,000 रुपये। बढ़ लो, देश को बढ़ा लो आगे। ये बेचने जा रहे हैं भाई साहब, ये पूंजीवादी व्यवस्था है। पूंजीपति हैं जो पैसा कमाएंगे, निकल जाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं होता देश से। इस देश का पहले विकास और आगे भी ऐसे होगा, लूटेंगे इस देश को। अब इकट्ठे हो जाओ, भगत सिंह को आना पड़ेगा। अब इकट्ठे हो जाओ, आपको बोल रहा हूँ कि युवा है आप, यूथ हैं। इस देश की 65% पॉपुलेशन यूथ है, 35 साल से नीचे है। उसको रोजगार चाहिए, ये धर्म नहीं चाहिए। अब काम की बात हो, इकट्ठे हो जाओ, अब लड़ेंगे, जीतेंगे। अच्छा, मेरा अगला ये सवाल है राकेश टिकैत को लेकर, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर के सबसे एक मिनट सर, राकेश टिकैत सर को लेकर एक मेरा सवाल है, क्योंकि अभी हाल ही में जो वेस्ट बंगाल के चुनाव हो रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि भाई हम वहां पर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि आप बीजेपी को वोट ना दें। इस पर कई सारे लोगों का कहना है, साथ ही नेशनल मीडिया भी ये खबरें चला रही है कि कहीं ना कहीं इनका जो दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये राजनीति कर रहे हैं। राकेश टिकैत सर,
तो राजनीति तो हो रही है, बोला ना मैंने क्या हो रहा है बीजेपी को, उस मशीन का नाम है तो ये देश में सिर्फ राजनीति हो रही है। गांधी जी ने बोला था कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज अ सिन, अपराध होता है। तो आज क्या हो रहा है, प्रिंसिपल सिद्धांत की राजनीति नहीं हो रही। बात क्या है कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, अभी धर्म में राजनीति ढूंढ रहे हैं, धर्म के राज में राजनीति हो रही है ना। आप देख लो मंदिर मस्जिद क्या हो रहा है, इसमें हिंदू मुसलमान करके मंदिर बनवा रहे हैं भाई साहब। अगर इस देश में मंदिर का विकास होता तो इस देश का पुजारी मान्य होना था, समझ रहे हो ना, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वही मंदिर में बैठता है। अगर दो कमाने से पूजा करने से विकास होता तो फिर स्कूल कॉलेज की क्या जरूरत थी, हॉस्पिटल की क्या जरूरत थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या जरूरत थी। अब इस गेम को समझो, धर्म अलग है, स्टेट अलग है, काम अलग है। वो फेथ का मामला हम मानते हैं, लेकिन अपने आप मेरा और भगवान का मामला है ना। क्या वो भगवान वो कहता है कि मेरे सामने झुक तू, फिर वो भगवान नहीं है। अगर वो ये कहे ना कि मेरे सामने आके मेरे सामने मत्था टेक, तो भगवान हो, समझ रहे हो बात को। अच्छा, एक और मैं सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चाएं की जा रही हैं, और हाल ही में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखेंगे 10-15 दिन से लगातार पेट्रोल के दामों, डीजल के दामों और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी मिल रही है। ये भी मैं सवाल इसमें करना चाहूँगा, क्योंकि देश की जो आम जनता है उसका सीधे तौर पर नाता जिससे जुड़ा हुआ, किसान आंदोलन तो है ये मुद्दा। इस पर बीजेपी के जो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे प्रवक्ता हों, मुँह फेर रहे हैं, कोई सही बयान नहीं दे रहा। इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लेके आए कि हमारी बेटियों को, माताओं को, बहनों को आंख में धुआं जाता है, उसके लिए बेटी बचाऊंगा बेटी पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो। सिलेंडर लेके आए सब्सिडी पे, कब लेके आए, जब इलेक्शन वाले आने वाला था। इस देश में जब इलेक्शन आता ना खील बांटते हैं, और जब इलेक्शन चला जाता है वो खील वापस ले लेते हैं, समझ रहे हो गेम को। ये विकास हो रहा है, ये सब्सिडियां से विकास क्या होगा, विकास होता है कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट से। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ाओगे लिखाओगे तभी तो देश बढ़ेगा आगे। तो उसकी बाद पेट्रोल ने शतक मार दिया। गलत रीजन में एक बैरल उसकी 1 लीटर बैरल उसकी पेट्रोल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 25 या 24 रुपये का 1 लीटर है, यहाँ पे 100 रुपये में बेचा जा रहा है। टैक्स कीमत है जो असली कॉस्ट वो 25 की है, 75 रुपये टैक्स है। ये तो वही बात होगी, पजामा 200 रुपये का, नाड़ा 1200 रुपये का, समझ रहे हो बात को। तो ये नाड़ा 1200 रुपये का दे रहे भाई साहब। तो मुझे हंसी आ गई, लेकिन गलत है, ये देश को बेचने जा रहे भाई साहब। तो इस देश में पूंजीवादी व्यवस्था यही है। 2010 में पेट्रोल को कंपनियों के हाथों छोड़ दिया था सरकार ने अपना हाथों। इस पर कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम तय होते हैं, और कहने का मतलब है कि उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे पड़ोसी मुल्क हो, चाहे पाकिस्तान हो गए, चाहे श्रीलंका हो गए, उनमें भारत के मुकाबले कम है, वहाँ पर सस्ता मिल रहा है। सस्ता वही तो बोल रहा हूँ, जो लूटपाट हो रही है ना, 75 रुपये टैक्स लगा रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है, ये सरकारों की जेब में जा रहा है। उदाहरण के लिए जो पोर्न स्टडी में जो पैसा जाता है ना, जो एजुकेशन का बजट है इंडिया, उसका पैरेलल जाता है। हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ एजुकेशन नहीं है, उसमें से केवल 4 लाख बच्चे पढ़ते हैं हमारे, वो इन्हीं की पूंजीपति हो गए, ब्यूरोक्रेट्स के, पॉलिटिशियन के है ना। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, 15 करोड़ है वो। ये कहाँ से आ रहा है, ये लूटपाट, ये अपनी जेब भर के स्विस बैंक अकाउंट में किसका पैसा है, इन्हीं का तो है। वो 627 नाम थे, किसके थे वो, इन्हीं के तो थे। कांग्रेस या बीजेपी एक ही है, एक ही ताली के बैंगन है ये। अब इकट्ठा हम बोल रहा हूँ ना, भगत सिंह को आना पड़ेगा, क्योंकि इकट्ठा होना पड़ेगा, समाजवाद को आना पड़ेगा। लूट लिया ही देश को, अब हटाना तो हटा लो। देखिए, मैं बात को खत्म करना चाहूंगा। पीयूष मिश्रा जी ने कहा था कि वो काम भला का काम हुआ जिसमें चंद्रशेखर आजाद न हो, वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें भगत सिंह याद ना हो। भगत सिंह याद ना हो और बात को खत्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। या भगत सिंह आएगा, देश में इंकलाब आएगा, समाजवाद आएगा। इंस्टिगेट नहीं कर रहा हूँ। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरे को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। वो ये आवाज, ये जुबान धमाका है, पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।